हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा में आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं, फिर इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय संस्था देख लेते हैं कि राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो राष्ट्रीय संस्था में आ जाता है हमारा ICCW, CSWB, ICAR, ICMR, NIN जिसे निन बोलते हैं, FTRI। ये इतनी है हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं। ये इतनी हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसको हमें पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन कौन आ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आ जाता है WHO, फिर आ जाता है ये हो जाता है यूनिसेफ हो जाता है, फिर FAO आ जाता है, फिर आ जाता है निप्सिड। हम इन 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी हैं। हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय संस्थाएं, कल पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं हमने ये देख लिया। अब हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली संस्था कौन सी आ जाती है? सबसे पहली संस्था आ जाती है भारतीय शिशु कल्याण समिति। भारतीय शिशु कल्याण इसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। इसका फुल फॉर्म मतलब कि ये ICCW का फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ICCW का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ये हो जाता है आपका भारतीय शिशु कल्याण समिति। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आज आपको संस्थाएं बताई जा रही हैं और जो कल हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपको सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, स्थापना पता होना चाहिए, कार्यालय पता होना चाहिए, इसके कार्य पता होने चाहिए, इसके विभाग अगर किसी के विभाग दिए गए विभाग भी पता होना चाहिए, कार्य क्षेत्र भी पता होना चाहिए, उद्देश्य भी पता होना चाहिए। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में क्या क्या आ जाता है? शारीरिक विकास आ जाता है, मानसिक विकास आ जाता है, सामाजिक विकास आ जाता है और आध्यात्मिक विकास आ जाता है। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय बालकों का सर्वांगीण विकास करना। यह संस्था कैसी संस्था है? यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इस संस्था का मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? इसकी शाखाएं प्रत्येक जिले व प्रत्येक राज्य में हैं। कहाँ कहाँ है इसकी शाखाएं? इसकी शाखाएं प्रत्येक राज्य व प्रत्येक जिले में हैं। अब हम इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं कि जो है ये भारतीय शिशु कल्याण समिति का कार्य क्या है। तो सबसे पहले इसका कार्य है कि स्वास्थ्य संबंधी लेखों का प्रकाशन करना। लेखों का प्रकाशन कैसे? जैसे पुस्तिकाएं हो गई, बुलेटिन हो गए, शोध हो गए, साहित्य हो गए, इन सब को प्रकाशित करना इसका कार्य है। फिर आगे आ जाता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोग एवं समन्वय में स्थापित करना। किसको स्थापित करना? समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। अगला आ जाता है केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना किसका कार्य है? तो ये है भारतीय शिशु कल्याण समिति का कार्य। और ये समिति करती क्या है? मतलब ये जो ब्यूरो है, ये ब्यूरो क्या करता है? तो ये ब्यूरो जो है वो शिशुओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन भी करता है। केंद्रीय ब्यूरो इसीलिए स्थापित किया जाता है। फिर योजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करना। तो भारतीय शिशु कल्याण समिति
शिशु कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है और उनका क्रियान्वयन भी करती है, हर संभव प्रयास भी करती है उसके लिए। वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो यह संस्था है वह शिशु कल्याण के लिए विभिन्न शाखाओं और संस्थाओं से जुड़े संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इसका कार्य है, लेकिन करेगी कैसे? तो यह शिक्षा का प्रचार प्रसार अनेक माध्यमों, जैसे चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, लिफलेट हो गया, पैम्पलेट हो गया, फोल्डर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इन सब के माध्यम से ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। तो ये था हमारा किसका? ये था हमारा भारतीय शिशु कल्याण समिति। ये थी हमारी भारतीय शिशु कल्याण समिति। इसके बारे में हमने देख लिया, इसकी स्थापना को देख लिया, इसके उद्देश्य को देख लिया, यह संस्था किससे संबंधित है इसको भी देख लिया, इसकी शाखाएं कहाँ मिलती हैं ये भी देख लिया, और इसका कार्यालय कहाँ है ये भी देख लिया। हमने इसके कार्यों के बारे में भी चर्चा कर लिया। तो हम एक बार इसके कार्य फिर से देख लेते हैं। क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी लेखों का प्रकाशन करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना, केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना, योजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये इतना इसका कार्य था। अब हम देख लेते हैं हमारी अगली संस्था क्या है। अगली संस्था आपकी आ जाती है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या हो जाता है? CSWB का फुल फॉर्म सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये हो जाता है आपका CSWB का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अगस्त 1953 में हुई थी। यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था? अर्ध सरकारी संस्था है। फिर इसका संचालन एवं नियंत्रण कौन करता है? तो इसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, अब हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है। समाज कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण देना, ये कार्य किसका है? ये कार्य हो जाता है आपका ये किसका? इसका फुल फॉर्म मतलब कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य हो जाता है। अब हम इसके कार्यों को भी देख लेते हैं। ये उद्देश्य था इसका। इसके कार्य क्या क्या हो जाते हैं, कार्य के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकताओं एवं मांगों का सर्वेक्षण करना, ये इसका कार्य हो जाता है। महिला मंडल कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये है इसका कार्य। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, ये इसका कार्य है। आगे आ जाता है पूरक पोषाहार कार्यक्रम आयोजन करना। किसका? पूरक पोषाहार कार्यक्रम का आयोजन करना। फिर आ जाता है पालना घर की स्थापना करना। पालना घर क्या है? जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1977 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पालना घर की व्यवस्था की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उन शिशुओं को देखभाल करना, उन शिशुओं की देख रेख करना, संभालना उनका, जिनकी माताएं कार्यालय जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, बैंक जाती हैं या अन्य किसी कार्य में कार्यरत रहती हैं या बीमार हैं। तो कामकाजी महिला जो होती हैं उनके परिवार में अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो पालना घर में वे अपने बच्चों को लाके छोड़ देती हैं। यहाँ दिन भर शिशु रहता है, उसकी देखभाल की जाती है। तो पालना घर की जो है स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। आगे आ जाता है आपका एकीकृत प्री स्कूल योजना। विद्यालय पूर्व शिक्षा 1962 में स्टार्ट हुई थी। इसमें बालकों की उम्र कितनी होनी चाहिए? इसमें बालकों की उम्र जो है वो 3 से 6 वर्ष के बालक लिए जाते हैं। कितने वर्ष के बालक? इसमें आपको ये याद रखना है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा कब शुरू हुई थी? 1962 में शुरू हुई थी। और जो है इसमें बालकों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बालकों की उम्र 3 वर्ष से 6 वर्ष की होती है। फिर पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना करना, ये किसका कार्य है? ये भी जो है आपके केंद्रीय ये क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भूल जाते हैं,
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का ही कार्य है। फिर अगला आ जाता है शिविर लगाना। शिविर लगाना जैसे जो स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों के छुट्टी में जो शिविर लगाए जाते हैं, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों में अनुशासन, मतलब सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, एकता, मित्रता, राष्ट्र की भावना, प्रेम, सहनशीलता, सद्भावना, ये सब जागृत करना इसका उद्देश्य होता है। यह कैंप कितने दिन के लिए लगाया जाता है? यह कैंप 15 दिन के लिए लगाया जाता है। मतलब यह कैंप या शिविर कितने दिन के लिए लगाया जाता है? 15 दिन के लिए लगाया जाता है। इसमें बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? इसमें 10 से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं जो इस कैंप के लिए एलिजिबल होते हैं या योग्य होते हैं। फिर प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रशिक्षण देना। क्या करना कि प्रौढ़ महिलाएं जो हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष है लगभग, उनके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे घर पर ही रहकर धन का उपार्जन कर सकें, अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकें। इन सब मतलब कि उनमें क्या क्या प्रशिक्षण हो सकता है, जैसे हस्तकला हो गया, सिलाई हो गई, कताई हो गई, बुनाई हो गई, पापड़ बनाना हो गया, गुड़िया बनाना हो गया, पेंटिंग वगैरह, ये सब सिखाया जाता है। महिलाओं को साक्षर करने के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है। ये हो जाता है इसका कार्य। ठीक, फिर अगली संस्था क्या आ जाती है हमारी? अगली आ जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसकी स्थापना पता होना चाहिए, इसके कार्य पता होने चाहिए, इसके उद्देश्य पता होने चाहिए। ये आपके लिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो संस्थाएं आपको बताई जा रही हैं, इस हर संस्था से आपके लिए क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? ICAR। तो ICAR कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ICAR कृषि एवं गृह विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। किस क्षेत्र में? कृषि एवं गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र में रिसर्च हेतु यह जो है आप छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि संबंधी शोध करना। फिर ग्रामीण युवकों युवतियों के लिए लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना। ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना। ये सब उद्देश्य किसके हैं? ये सारे उद्देश्य हैं ICAR। तो आपको ये पता होना चाहिए ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। अगर ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है तो ये आपको कृषि से संबंधित जानकारी देगा। कृषि से संबंधित जो भी जानकारी है तो उनको देगा, लेकिन इसके 3 मुख्य उद्देश्य यही हैं। आपको इसको याद रखना है कि इसके 3 मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? कृषि संबंधी शोध करना, ग्रामीण युवकों युवतियों को लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना, ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि की इन सबसे संबंधित जो है संबंधित प्रशिक्षण देना। फिर आ जाता है 1973 में ICAR ने एक समिति का गठन किया जिसकी सिफारिश पर देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। कब इसके ICAR ने सिफारिश की थी? 1973 में इसने जो है सिफारिश की। तो किसका गठन हुआ? कृषि विज्ञान केंद्रों का गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर? ICAR की सिफारिश पर ही हुआ था। अब आगे ये हमारा समाप्त हो गया, बस हमें यही इतना याद रखना है। अब अगली संस्था आ जाती है हमारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पढ़ा, लेकिन इस बार क्या पढ़ने? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब कि ICMR। आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए।
आगे देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFA। इसका पुराना नाम क्या था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर 1949 में इसका नाम ICMR कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ये आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ICMR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका नाम कब बदला गया ये भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। फिर आ जाता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 100% वित्तीय सहायता सरकार द्वारा इसको प्राप्त होती है। ठीक, और अब इसके उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, पोषण के क्षेत्र में रिसर्च करना। WHO, यूनिसेफ, निन के साथ मिलकर कार्य करता है। किसके साथ मिलकर कार्य करता है? तो WHO, यूनिसेफ, निन, इन सब के साथ मिलकर ये कार्य करता है। रिसर्च पेपर तथा पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। क्या करता है? रिसर्च पेपर और पुस्तकों का प्रकाशन करता है। इसके कुछ प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं, तो इन प्रकाशनों को आपको याद रख लेना है। पहला है डाइट एटलस ऑफ इंडिया, फिर न्यूट्रिशन एटलस ऑफ इंडिया, डाइटरी अलाउंस फॉर इंडियंस, न्यूट्रिशन इन इंडिया, रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन सर्वे कैरिड आउट इन इंडिया, फिर न्यूट्रिशन फॉर मदर एंड चाइल्ड। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं कि द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड एंड प्लानिंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री डाइट, फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, स्टडीज ऑन ह्यूमन लोकेशन। ये आपके 9 प्रमुख प्रकाशन हैं। ठीक, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये 9 आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाती है हमारी अगली संस्था, कौन सी? निन। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्या है फुल फॉर्म? निन का। ये निन का फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछा जाता है। तो निन का फुल फॉर्म क्या है? कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ये कहाँ है? हैदराबाद है। अब देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई कुन्नूर में, कुन्नूर शोध प्रयोगशाला के नाम से। किस नाम से? कुन्नूर शोध प्रयोगशाला के नाम से इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? कुन्नूर में हुई। फिर इसका स्थानांतरण कब हुआ? हैदराबाद में हुआ 1959 में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नाम से यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक, आगे हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पोषण संबंधी शोध करना, भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्य का विश्लेषण करना तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करना। ये हो जाता है आपका उद्देश्य निन का। यह संस्था ICMR की सहायता से न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स नामक पुस्तक का प्रकाशन भी करता है। किसकी सहायता से? ICMR। इससे पहले हमने ICMR के बारे में ही पढ़ा था। ठीक, तो इसके साथ या ICMR के साथ मिलकर किसका प्रकाशन करता है? तो ये बुक आपको याद होनी चाहिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स। आगे आ जाते हैं हम निन के विभाग के बारे में जान लेते हैं कि निन के कौन कौन से विभाग हैं। तो निन का पहला विभाग, इसके 4 विभाग हैं। कौन कौन से? कि रोग संबंधी पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जीव रसायन, आहार एवं पोषण विज्ञान। ये इसकी जो है 4 प्रमुख विभाग हैं। किसके? निन के। ठीक, अगला आ जाता है हमारा, अगली संस्था आ जाती है केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद। इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI। क्या हो जाता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद।
ये हो जाता है आपका CFTRI का फुल फॉर्म। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में मैसूर में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का उद्देश्य था खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित, सस्ता, सुविधाजनक, पौष्टिक तत्व बनाना। ये इसका उद्देश्य था। किसका? CFTRI का, मतलब केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद का। अब हम इसके विभाग के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके कितने विभाग हैं? इसके 6 विभाग हैं। इन 6 विभागों को आपको याद रखना है। क्या है? पहला आपका आ जाता है चावल दालों, ये दल नहीं है, दलों नहीं है, दालों, चावल दालों का तकनीकी अनुसंधान, बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी, जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण, जीवाणु विज्ञान, प्रोटीन टेक्नोलॉजी, फल सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान। ये हो जाता है आपका CFTRI के विभाग हो जाते हैं। आपको ये विभाग भी याद रखने हैं, शायद से पूछा जा सकता है। आपको इसकी स्थापना याद रखना है, इसके उद्देश्य भी पता होने चाहिए। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है CFTRI मैसूर में कई पूरक पोषक आहार तैयार किए गए थे, जिनमें से मुख्य थे कौन कौन से? इसमें से कुछ मुख्य आहार थे जिसे आपको याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है आपका बाल आहार। ये बाल आहार क्या होता है? तो इस आहार में गेहूं का आटा 70% होता है, मूंगफली का आटा 20% होता है, भुने चने का आटा 10% होता है, विटामिन एवं कैल्शियम मिला होता है, इसमें 20% प्रोटीन होता है। तो इसके आपको सारे इसमें क्या क्या, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बाल आहार में क्या क्या मिला होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कितने प्रतिशत मिलाया गया है। अगला देख लेते हैं माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ। तो माल्ट युक्त जो भोज्य पदार्थ बनाया गया था उसमें क्या क्या मिलाया गया था? इसमें अनाज का माल्ट 40%, कम वसा युक्त मूंगफली का आटा 40%, भुने चने का आटा 20%, इसमें ऊपर से विटामिन तथा कैल्शियम भी मिलाया जाता है। इस आहार में 28 ग्राम प्रोटीन होता है। कितना होता है? 28 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक, बाकी इसमें मतलब प्राप्त होता है, इस आहार से कितना ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है? 28 ग्राम। और इससे जो हमें अपने बाल आहार पढ़ा, इसमें कितना 20% प्रोटीन प्राप्त होता है, और माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ में 28% प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला आ जाता है बहुउद्देशीय आटा। इसमें मूंगफली की खली कितनी होती है? 75% होती है। खली मतलब समझते हैं? खली का मतलब वो होता है जैसे तेल निकालने पर जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जैसे आपने कभी सरसों का तेल अगर निकलवाया होगा, देखा होगा, उसमें ऐसे काला काला ऐसे चिपका चिपका सा निकलता, चिपटा चिपटा सा निकलता है, उसको खली बोलते हैं। आपने जो देखा होगा जो सोयाबीन होता है, वो भी जो बाजार में ऐसे गोल गोल मिलता है, उसको बड़ी बोलते हैं, सोयाबीन बड़ी बोलते हैं, वही होती है, खली होती है। ठीक, फिर भुने चने का आटा, ये होता है 25%। अन्य विटामिन, इसमें विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन ए हो गया, कैल्शियम, ये सब इसमें क्या होता है? ये सब इसमें मिलाया जाता है। फिर आ जाता है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अगला आपका कौन सा है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसका जो है, यह जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का पार्ट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध के समय घायलों एवं पीड़ितों की सहायता करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। फिर हम देख लेते हैं, इसका कार्य भी देख लेते हैं। इसका कार्य है राहत कार्य, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम, रोग से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता एवं सहयोग, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का संचालन, कष्टों का निवारण, ये इतने इसके कार्य हैं। कौन कौन से? राहत कार्य करना, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम करना, रोगों से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और सहयोग प्रदान करना, फिर मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का संचालन करना और कष्टों का निवारण करना, ये था कार्य। ठीक, किसका? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक,
तो आप आज हमने क्या-क्या देखा, आज हमने कौन-कौन सी संस्थाएँ देखी, एक बार हम ऊपर देख लेते हैं कि हमारी राष्ट्रीय संस्थाएँ कौन-कौन सी थी। तो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएँ थी, हमने जिसके बारे में आज चर्चा किया वो था CICCW, CSWB, ICAR, ICMR, NIN, FTRI। ये थी हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं जो महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। आज हमने राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ा है, अगली क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।